बाबा अपनी साधना में लीन था और वहीं पर एक बड़ा सा यज्ञ चल रहा था। उसी यज्ञ वेदी के भीतर कुछ जीव के शरीर थे। उन जीवों के शरीर जलकर काले हो चुके थे। उस हवन कुंड से अग्नि बढ़ रही थी। जैसे जैसे बाबा उसमें अपने हाथों से भस्म डाल रहे थे, उस बढ़ती अग्नि के साथ साथ चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था। बाबा अपनी साधना में इतने मग्न थे कि सामने उसकी मौत भी आती तब भी वो अपनी साधना नहीं तोड़ते। तभी दूर से एक खोपड़ी तेजी से हवा में उड़ते हुए बाबा के पास आ रही थी। वो दूर से बाबा बाबा करते हुए उड़ी चली आ रही थी, जैसे उसके पास बहुत अच्छी खबर हो। खुशी के मारे उस खोपड़ी ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी थी और वो, बाबा बाबा, मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त खबर लेके आया हूँ, जिसे आप सुनकर नाचने लगोगे। हवा में आगे बढ़ते हुए वो खोपड़ी रास्ते में किसी चीज से टकरा गई और वो टुकड़ों में बिखर गई। बिखरे हुए खोपड़ी के टुकड़े बाबा के सामने पहुंचे। बाबा अपनी साधना में था। उन्हें कुछ महसूस हुआ और उसने एक ही झटके में जैसे अपनी आंख खोल दी। बाबा ये देखकर बहुत निराश थे और बोले, मूर्ख खोपड़ी को एक काम दिया, वो भी उसने ढंग से नहीं किया। खुश तो ऐसे हो रही थी जिसे मीरा को खुद यहाँ लेकर आई हूँ। खुद भी बिखर गई और मेरी साधना का भी सत्यानाश कर दिया। फिर बाबा ने उसके ऊपर भस्म मारते हुए उसके बिखरे हुए टुकड़ों को मंत्रों द्वारा जोड़ दिया। खोपड़ी के बिखरे हुए टुकड़े एक एक करके जुड़ने लगे और आखिर में खोपड़ी जुड़कर बाबा वत्सल के आसपास हवा में तैरने लगी। फिर बाबा ने उसकी खोपड़ी पर अपनी एक उंगली से छूकर उसके अंदर जान डाल दी। खोपड़ी में जान आते ही खोपड़ी फिर से हवा में तैरने लगी। बाबा से बोली, बाबा, आपने तो मुझे एक नया जीवन दान दे दिया। आपके चमत्कार के सामने किसी और का चमत्कार ही नहीं चलता। बाबा गुस्से से खोपड़ी से बोला, अब बातें ना बना, जो भी कहना है जल्दी से कहो, मुझे फिर से ध्यान करने बैठना पड़ेगा। तेरी वजह से मेरा सारा वक्त बर्बाद हो गया है। तभी खोपड़ी बाबा से बोली कि बाबा, मेरे पास ऐसी खबर है जिसे सुनकर आपको बहुत आनंद होगा। बाबा वत्सल, मैं आपके लिए एक बहुत आवश्यक सूचना लाया हूँ। बाबा चिढ़ते हुए खोपड़ी से बोले, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़े, जल्दी से जो खबर है वो बता दो। खोपड़ी हंसते हुए बाबा से बोली, जब मैं महल का चक्कर लगा रही थी तब मेरी नजर मीरा पर गई। मीरा किसी के साथ एक महल के किसी सुरंग में प्रवेश कर रही थी। मैंने भी उसका पीछा किया। जैसे मैं सुरंग के अंदर गई, सुरंग के अंदर पूरा अंधेरा था और पता नहीं, अजीब तरह से जानवरों की आवाज आ रही थी। जैसे मीरा बिना डरे अंदर सुरंग में जा रही थी, वैसे ही मैं उसके पीछे पीछे जा रही थी। मैं सुरंग के ऐसे छोर पर पहुंच गई जहां मैंने बहुत से तिलिस्मी सिद्ध जीवों को देखा। वो सारे विचित्र जीव मीरा पर हमला कर रहे थे और मीरा भी उनसे बचकर भाग रही थी। लेकिन तभी कोई पुरुष सामने आया और उनमें से एक से जा भिड़ा। पर तभी मीरा में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो एक एक करके सारे खूंखार जीवों को मंत्रों की शक्ति से बांधकर काल कोठरी में डाल दिया और उसने उस पुरुष समेत अपने आप को भी उनसे बचा लिया। फिर मीरा अकेली राजमहल में चली गई और जाकर सारी हकीकत राजा को बता दी। इस बात पर राजा ने तो उसे बहुत बड़ी शाबाशी दी और उसी वक्त उसने मुझे पकड़ लिया। पर वहां से मैं अपनी जान बचाकर भाग आई। पर वहां पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मीरा ने राजा को तो वैसे सारी बातें बता दी थी और उसने उस पुरुष के बारे में राजा को कुछ नहीं कहा। बाबा वत्सल ये सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए और बोले, वो तिलिस्मी जीव वहां कैसे? मैंने तो खोपड़ी को कुछ समझ में नहीं आया। बाबा अपनी आंख बंद करके फिर से ध्यान में चले गए थे। खोपड़ी को लग रहा था कि अभी कुछ बोलना सही नहीं होगा, कहीं फिर से बाबा वत्सल गुस्सा ना हो जाए कि मैंने उनकी फिर से साधना तोड़ दी। तभी बाबा ये सोचते हुए किसी पुरानी याद में चला गया जहां वो अपनी सिद्धि के बल पर देख पाए। वो और उनकी सहायक तांत्रिका उनके साथ साधना में लीन थी। तांत्रिका उन अंडों को देखकर बोली, बाबा वत्सल, यह किस जीव के अंडे हैं? मुझे कुछ बताइए। बाबा बोल पड़े, यह कोई साधारण जीव नहीं, यह एक तरह के सिद्ध जीव हैं। जब ये जीव अंडे से बाहर निकलकर बड़े हो जाएंगे तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा और मैं इनको अपने वश में कर लूंगा।
फिर मैं इस दुनिया पर बहुत ही आसानी से राज कर सकूंगा। इसके अलावा मेरे पास 3 और अंडे हैं। तुम देखना, मेरा सपना सच होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत जल्द मैं अपने आकाओं का साम्राज्य धरती पर फैला दूंगा और मुझे मिलेगी उनकी अपार शक्तियां और मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। तंत्रिका को यह सब जान उसे अच्छा नहीं लगा। सहायक तंत्रिका अपने मन में बोली, मैंने तंत्र विद्या का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए करना था, पर अगर मैंने बाबा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मदद की तो इस खूबसूरत संसार के विनाश में मेरा भी हाथ होगा। मैंने तंत्र विद्या इसलिए नहीं सीखी कि मैं नर संहार करूं, बस जादू के बल पर मेरा कोई कुछ बिगाड़ न सके। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। रात के समय सहायक तंत्रिका ने कुछ मंत्रों का उच्चारण कर बाबा को गहरी नींद में सुला दिया और एक दिन की बाबा की याददाश्त मिटा देने वाला मंत्र पढ़ते हुए सारे अंडे लेके वहां से गायब हो गई थी। तभी बाबा उस याद से बाहर आ गया। उसे सब याद आ गया था। वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गया और चिल्लाते हुए बोला, मेरे साथ छल हुआ है। उन जीवों पर सिर्फ मेरा हक है और वो सिर्फ मेरे हैं और मैं उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा। यह सुनकर खोपड़ी तो एकदम से डर गई और कुछ कहने के लिए उसने मुंह जरूर खोला, पर कुछ कह नहीं पाई। बस हवा में वहीं तैरने लगी। राजा वीर सिंह के कमरे में मीरा राजा को चलने में मदद कर रही थी। मीरा ने धीरे धीरे सहारा देकर वीर सिंह को बिस्तर से उठने में उसकी मदद की। मारे को लगा तू जल्दी ही ठीक हो जाओगे, क्योंकि अब तू चलने फिरने लगा हो। राजा एक छड़ी के सहारे चलने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। तभी राजा ने मीरा से कहा, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो हमें भी पूरा विश्वास है कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहते कहते ही राजा वीर सिंह का संतुलन बिगड़ गया और वो गिरने लगे, लेकिन मीरा ने उसे गिरने से पहले संभाल लिया था। मीरा और राजा वीर सिंह की नजर टकरा रही थी। तभी मीरा बोली, वीर सिंह, थारे को हमारे सहारे की और मदद की जरूरत अभी भी है। अभी और वक्त लगेगा। तभी चंदा और अनुभव राजा वीर सिंह के कमरे में आ गए और चंदा ने उन दोनों के एकांत को भंग कर दिया। फिर वो वीर सिंह से आते ही पूछ बैठी, भैया, आपकी तबीयत कैसी और आपका पैर कैसा है? राजा वीर सिंह अभी भी चंदा की हरकत भूला नहीं था। उसने अनदेखा करते हुए कहा, चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा। बस कुछ दिनों की और बात है। चंदा ने वीर सिंह की बात पर खुश होने का दिखावा किया। राजा वीर सिंह ने चंदा से पूछा, यह अनुभव तुम्हारा सेवक होने के अलावा और कौन कौन से काम कर सकेगा? मैं चाहता था कि इसे शाही भोजन का निरीक्षक बना दिया जाए। आजकल वैसे भी मुझे अच्छा भोजन नहीं मिल रहा। तुम्हारा सेवक तुम्हारे काम के साथ महल के उस काम को भी करे। चंदा ने कहा, इस पर मुझे आपत्ति है भैया। मैं चाहती हूँ कि आप अनुभव को मेरे साथ ही रहने दें। बीते कुछ दिनों से बाबा वत्सल के खतरे काफी बढ़ गए हैं और वैसे भी अनुभव मेरा सेवक होने के साथ निजी अंग रक्षक भी है। वो सिर्फ मेरे साथ ही रहेगा। फिर मीरा की तरफ देखकर बोली, कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अनुभव सिर्फ मेरे लिए ही, सिर्फ मेरा ही काम करेगा। इतना बोलकर चंदा अनुभव को इशारा करके ले जाने लगी। अनुभव चंदा के पीछे पीछे ठीक वैसे ही चल पड़ा जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक के साथ चल पड़े। जैसे ही चंदा और अनुभव चले गए, मीरा के चेहरे पर एक अलग ही शिकन आई और ये साफ दिख रहा था कि उसे अनुभव को देखकर बहुत फर्क पड़ रहा था। अनुभव का ऐसा हाल उसके दिल को दुखा गया। मीरा के मन में बस एक सवाल चल रहा था, क्योंकि मीरा ने अनुभव के सीने पर घाव के निशान देखे, जो कि कुछ हरे रंग का दिख रहा था। मीरा को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, अनुभव के सीने पर ये घाव के निशान, ये कैसे हुआ? हो ना हो अनुभव कुछ छिपा रहा है। मुझे जल्द ही अनुभव से मिलना चाहिए, तभी सारा सच पता चलेगा। मीरा अपने में ही खोई हुई होती है। तभी राजा वीर सिंह ने मीरा से आग्रह किया, मुझे अभी बिस्तर पर लेटने में मेरी मदद कर दे मीरा। खड़े खड़े बहुत थक गया। मीरा ने राजा को बिस्तर पर लेटने में मदद की और कुछ तकिया उनके पीठ के पीछे रख दिया। छूटते ही मीरा ने राजा से सवाल किया, बाबा वत्सल से पीछा कैसे छूटोगे? अभी तक थारे ने कुछ तो सोचा ही होगा। वैसे देखा जाए तो तुमने उसकी हिम्मत ना बढ़ाई होती तो उसकी भी हिम्मत ना होती थारे को चोट पहुंचाने की।
मीरा के आरोप लगाते ही यहाँ राजा वीर सिंह की भी मनोदशा बदल गई और ना चाहते हुए भी वो मीरा से बोल ही पड़ा। अगर ऐसी बात है तो तूने क्यों शर्त रखी थी? अगर मैं तुम्हारे कदमों में बाबा वत्सल को रख दूं तो तभी तू मुझे श्राप से मुक्त करोगी। तूने ही तो दबाव बनाया था। इसी चक्कर में बाबा वत्सल महल तक आ गया, वरना मेरा उससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वहीं मीरा को भी गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे वीर सिंह उसे दोषी ठहरा सकता था। वो राजा वीर सिंह से बिना डरे बोली, म्हारे से शादी करने के लिए जबरदस्ती की थी और उसी क्रोध में मैंने थारे को श्राप दिया था। तू कसूरवार है वीर सिंह। म्हारे को अपनी गलती का जिम्मेवार ठहराना ठीक ना है। राजा वीर सिंह को एहसास हो गया कि वो मीरा के ऊपर बेकार में ही आरोप लगा बैठा, जबकि कसूरवार तो वो ही था। अपनी गलती को मानते हुए वो मीरा से बोला, मानता हूं, मुझसे ही गलती हो गई, लेकिन माफी भी तो मांग चुका हूं कई बार। मुझे बस इतना पता है कि अब सब सही होगा। जैसे तुम उस सुरंग से सही सलामत निकल आई, वैसे ही तुम आगे जाकर सारे मुसीबत को जीत कर सब ठीक कर लोगी। तभी मीरा और गुस्से से राजा वीर सिंह को बोल पड़ी, म्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता म्हारी जान दांव पर लगाने में, पर क्या कीमत है हमारी जान की थारे नजर में? वैसे भी म्हारे को अपनी जिंदगी की नहीं पड़ी है। अब वीर सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मीरा को कैसे समझाए। वीर सिंह बस अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा और मीरा वहां से चली गई। तंत्र नगर के मंदिर में अम्बा पूजा करके आ रही थी और वो इधर उधर देखने लगी कि तंत्रा उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही थी। अम्बा किसी भी तरह अपनी बात बस तंत्रा तक पहुंचाना चाहती थी। अम्बा को पता था कि तंत्रा के पास ऐसी शक्ति थी जिससे यह मुमकिन था कि वो सारी जानकारी हवा से तो कभी पानी से जान जाती थी। तंत्रा बहुत बड़ी तांत्रिक थी। उसके पास बहुत सारी शक्तियां थी जो अम्बा के पास भी नहीं थी। एक गुप्त स्थान पर तंत्रा अपने ध्यान में मग्न थी। तभी अचानक से उसके चेहरे के सारे हाव भाव एकदम से बदल गए, जैसे कि तंत्रा को पता चला था कि कुछ गलत होने वाला था। तभी तंत्रा हवाओं को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी और अचानक ही वो जोर से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं बाबा वत्सल, तुम्हें वो शक्तियां किसी भी कीमत पर मैं हासिल नहीं होने दूंगी। जिसके लिए सारा जीवन लगा दिया उसका ऐसा सर्वनाश हो जाए ये तो कभी नहीं होने दूंगी। जैसे ही तंत्रा नहीं नहीं करके चिल्लाने लगी, वैसे ही हवा बहुत जोर से बहने लगी। इतनी जोर से हवा चली कि हवा की आवाज तंत्रा के कानों में गई। तंत्रा अपने आप से ही कहने लगी, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान को मुझे रोकना है। बाहर आंधी तूफान चल रहा था, पर तंत्रा बस ध्यान लगाकर बैठी थी, मानो वो इन सब से बेखबर थी। थोड़ी ही देर में तंत्रा ने एकदम से अपनी आंखें खोल दी, अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें पता भी चला तभी भी मैं तुम्हें इसके खिलाफ कुछ करने नहीं दूंगी। हे बाबा वत्सल, मुझे तेरी योजनाओं के बारे में सब पता चल चुका है। अब तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे सफल होने नहीं दूंगी। क्या मीरा अनुभव को चंदा के कब्जे से बचा पाएगी? तंत्रा और अम्बा क्या बाबा वत्सल से मीरा को बचा पाएंगे? अमावस की एक रात, शाम ढल गई थी और अंधेरे ने दस्तक दे दी थी। चिड़िया अपने अपने घोंसलों को लौट चुकी थीं। झिंगुर की आवाजों का शोर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। तंत्र नगर में आज बहुत बरसों बाद अपने महल से बाहर निकली थी तंत्रा। उसके लिए उसका महल इतनी सुरक्षित जगह था जितना कि कहीं और नहीं। तंत्रा अपने आप को इस महल में सुरक्षित महसूस करती थी और उसी महल में वो तांत्रिक विद्या को सीखकर इतनी शक्तिशाली बनी थी। तंत्रा के महल में किसी का भी जादू टोना, कोई भी बुरी शक्ति असर नहीं करती थी। बहुत वर्षों के बाद अपने महल से बाहर आकर तंत्रा को अजीब लग रहा था। तंत्रा जैसे ही बाहर आई, उसे लगा मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो, क्योंकि बहुत वर्षों से तंत्रा ने ऐसे खुले में आकर मौसम या बदलते दिन रात को महसूस नहीं किया था। और तंत्र नगर का मौसम भी
इतना तूफानी था, इतनी हवा चल रही थी कि जैसे मौसम को भी पता था कि आज ही के दिन तंत्रा अपने महल से बाहर आने वाली थी। महल से बाहर आते ही दिखा कि अम्बा पहले से ही तंत्रा का इंतजार कर रही थी। अम्बा ने तंत्रा को देखकर कहा, तुम्हारे पैर की जो हंसली है वो मुझे दे दो, क्योंकि मीरा को ये चाहिए और मीरा को इसके जादुई ताकत का उपयोग करना होगा। तंत्रा ने पूरे विश्वास से कहा, इस हंसली की जरूरत मीरा को नहीं बल्कि तुझे है दीदी। इन्हें अपने पास संभाल कर रख। मीरा की शक्तियां इन छोटी छोटी चीजों की मोहताज नहीं है, उसकी शक्तियां उसी में समाई है। समय के साथ मीरा अद्भुत शक्ति का जलवा दिखाएगी। अम्बा और तंत्रा के लिए दो घोड़े वहां पर थे और दोनों ने भी घोड़ों पर अपना पूरा सामान लाद लिया था। घोड़ों पर बैठकर अम्बा और तंत्रा एक साथ अपने आगे की यात्रा के लिए चल पड़ी थी। मुड़ मुड़ कर तंत्रा अपने बसाए आशियाने को ऐसे देखते जा रही थी कि मानो शायद फिर कभी लौटकर आना ही ना हो। उसकी आंखें भर आई थी। उसके वहां से निकलते ही बाबा वत्सल के अदृश्य जीव वहां आ चुके थे और वो जगह किसी मलबे में तब्दील हो चुकी थी। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अम्बा और तंत्रा हवा में थे, पर वो एक ही जगह पर थे। ना वो अपने हाथ हिला पा रहे थे, ना ही कुछ बोल पा रहे थे। अम्बा और तंत्रा के इर्द गिर्द एक शक्ति जैसे गोल गोल घूम रही थी। बेबस और लाचार होकर दोनों ही मीरा की ओर देख रहे थे। बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें गूंज रही थी। ये हंसने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि वत्सल बाबा की थी। और तो और मीरा भी गिड़गिड़ा रही थी। वो भी वत्सल बाबा के आगे बेबस थी। मीरा फूट फूट के रो रही थी, मारे माँ और मासी को छोड़ दो, थारे को चाहे तुम्हारी जान ले लो, पर इन दोनों को छोड़ दो बाबा वत्सल, इनका क्या कसूर है। तभी वत्सल बाबा ने हंसते हुए मीरा को धमकाया, आएगी, तेरी भी बारी आएगी, पर अब बारी है तेरे माँ की और उसके बाद तेरी ये शक्तिशाली मासी। सबकी एक एक करके बारी आएगी और कोई नहीं बचेगा मेरे चंगुल से, चाहे तुम कितनी भी शक्ति आजमा लो। मीरा ने बाबा का पैर पकड़ लिया ताकि वो ये अनर्थ रोक सके। बाबा वत्सल का ध्यान मीरा की ओर गया। चल, तेरी एक बात तो मैं मान लूंगा। अब मुझे बता कि तू पहली मौत किसकी देखना चाहती है, अपनी माँ की या अपनी मासी की। तेरी एक बात तो मैं मान ही सकता हूँ। बाबा की बात सुनकर मीरा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो बस चाहती थी कि वो किसी भी तरह अपनी माँ और मासी को यहाँ से सही सलामत बाहर लेकर जाए। वत्सल बाबा जोर से चिल्लाया। जैसे ही वो चिल्लाया, मीरा एकदम से डर गई। बाबा वत्सल ने अपनी कुल्हाड़ी उठा ली थी और उसे हवा में लहराते हुए बोल पड़ा, जल्दी बोल, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अगर तू नहीं बता पा रही है तो कोई बात नहीं, मुझे जैसे मन में आएगा उसको पहले मारूंगा, पर एक बात तो तय है कि आज तो इन दोनों की जान जाएगी। वत्सल बाबा अम्बा के आगे जाकर खड़ा हो गया। अम्बा जो हवा में लटक रही थी, उसे बालों से घसीटते हुए नीचे करके बोला, लगता है पहली बारी तुम्हारी है, क्योंकि अब मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूंगा। मैंने पूछा था मीरा, पर तुम कुछ कहने के लायक नहीं हो, बहुत बहादुर बनी फिरती थी। फिर वत्सल बाबा ने अम्बा को नीचे घसीटते हुए जमीन पर किसी बोरी की तरह पटक दिया और मीरा की चीख निकल गई। अब तंत्रा को उसके जूड़े से पकड़कर मीरा की ओर देखते हुए बोला, नहीं, पहले तो तुम्हें मारना चाहिए तंत्रा, क्योंकि अगर तू बच गई तो तू अम्बा को फिर से जीवन दान दे सकती है, इसीलिए पहले तुम्हें ही मारना सही रहेगा। फिर वत्सल बाबा ने रोती बिलखती मीरा की ओर देखते हुए निर्दयता से बोला, कहते हैं कि माँ को मरते देख तुझको ज्यादा दुख होगा, और तुझे इतना दुख देना है कि तू जिंदगी भर ना भूले कि तेरा वास्ता वत्सल बाबा से पड़ा था। बस बहुत हो गया ये ऊपर नीचे का खेल, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, बस मेरा बदला पूरा करूंगा। बाबा वत्सल ने अपने हाथ जैसे ही आगे बढ़ाए, उनके हाथ में कुल्हाड़ी लहराने लगी। उसी कुल्हाड़ी से बिना कुछ सोचे समझे अम्बा की गर्दन पे प्रहार किया और अम्बा की गर्दन काट दी। मीरा जोर से चिल्लाई। मीरा की आंख खुल गई। कमरे में इधर उधर देखा। उसने एक सपना देखा था। मीरा अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। आधी रात थी। रात के सन्नाटे में बस झिंगुर और कभी कभी बुलबुल की आवाज भी आ रही थी।
जैसे ही मीरा ने कमरे की खिड़की की ओर देखा, उसने देखा कि अजिंक्य उसके सामने खड़ा था। थारे को और कोई वक्त नहीं मिला? इतनी रात गए तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? अजिंक्य ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, अब मैं क्या बताऊं? मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम कब जागो और मैं तुम्हें कुछ बताऊं। मीरा गुस्से में चिढ़कर बोली, अरे भाई अजिंक्य, थारे को समझ भी आ रहा है? तू महारानी के कमरे में इतनी रात को घुस गया। ऐसी क्या आफत आ गई थी? बावरा हो गया है कि सुबह तक का इंतजार ना कर सके? अब बोल अजिंक्य। अजिंक्य बिना डरे मीरा से बोला, दिन भर में तोता बनकर घूमते घूमते दिमाग पक गया था। मैं तो रात होते ही बिल्ली बनकर पूरे महल में घूम रहा था। घूमते घूमते देख रहा था इस महल के लोग बाग के तौर तरीके। मीरा और भी ज्यादा चिढ़ गई। अजिंक्य, क्यों इससे पहले तू कभी गया नहीं क्या महल में? थारे को पता भी है ये महल कितना बड़ा है और कदम कदम पे पहरा लगा हुआ है। कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। अजिंक्य को मीरा की बेताबी से कोई मतलब नहीं था। कहा ना मीरा कि मैं रूप बदलकर घूम रहा था, फिर पकड़े जाने का सवाल ही कहां पैदा होता है। वैसे भी मुझे क्या करना है इस महल को मापकर? मुझे कौन सी इधर अपनी दुनिया बसानी है? मीरा को अजिंक्य के भोले भाले बर्ताव पे तरस आ गया। ये थारे बस की बात भी नहीं है। ये राजा का काम होता है। तू यहाँ पर बस सिपाही बनकर रह जाएगा। इसी बात पर अजिंक्य मीरा को वो बोल पड़ा जिसे सुन मीरा गुस्सा हुई। मुझे सिपाही बनना मंजूर है, पर उस अनुभव जैसे किसी के पैर का गुलाम नहीं बनना है, जैसे वो बना है चंदा का। अनुभव का नाम सुनते ही मीरा भड़क कर अजिंक्य को फटकारते हुए बोली, थारे को मैंने एक बार पूछा ना कि तू इतनी रात गए हमारे कमरे में क्या कर रहा है, तो तू अब तक बता क्यों नहीं रहा है? तभी से इधर उधर की बात किए जा रहा है। अजिंक्य को मीरा के गुस्से से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये जो अनुभव है ना, मुझे ये सही नहीं लगता। तुम बस इससे संभल कर रहना। तुम्हारी तरफ तो वो ऐसे देखता है जैसे कि अगर मौका मिले तो बस तुम्हें निपटा ही दे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उससे दूर ही रहो। कह लिया जो कहना था। म्हारे को बताने की जरूरत ना है कि कौन म्हारे लिए सही है और कौन गलत है। और वैसे भी मैं यहाँ पर सबको जानती हूँ। कौन कैसा है तुझसे ज्यादा तो मैं जानती हूँ। रही बात अनुभव की, तो वो म्हारा पहला प्यार था और हमेशा ही रहेगा। मीरा चोट खाए नागिन की तरह फुफकार उठी। उसकी सांस चढ़ गई और आंखें भर आई। अजिंक्य को बुरा लगा क्योंकि वो भी तो मीरा को दोस्त मानने लगा था। बोल तो ऐसे रही हो जैसे उससे जन्मों जन्म का नाता है तुम्हारा। मीरा का गुस्सा अभी भी नहीं थमा था। चाहा तो वही था मैंने, पर वो मेरे प्यार के काबिल नहीं, या फिर मैं उसके प्यार के काबिल नहीं हूँ। अजिंक्य जोर जोर से मीरा पर हंसने लगा था और मीरा को समझ में नहीं आया आखिरकार अजिंक्य इतना क्यों हंस रहा था। तभी अजिंक्य मीरा से बोला, तुझे पूरे महल में बल्कि पूरी दुनिया में बस यही एक अनुभव ही मिला था प्यार करने के लिए? मीरा के लिए इतना काफी था। वो गरज उठी, थारे को इससे क्या मतलब? और अगर थारे को कुछ पता नहीं है तो तू बीच में मत पड़। तू सिर्फ अपने काम से मतलब रख। तेरा इतना भी हक नहीं है जो तू बोले ही जा रहा है। चंदा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। उसने अभी अभी खिड़की खोली थी। वैसे भी दिन भर तो उसकी खिड़की बंद ही रहती थी, क्योंकि आज अमावस की रात थी और बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंडी हवा से चंदा के बाल बार बार उसके चेहरे पे आ रहे थे। उसके चेहरे को देखकर और उसके बदन को देखकर लग रहा था कि चंदा के बदन के सारे निशान जो जलने की वजह से आए थे वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। चंदा आसमान में देखे जा रही थी। उसे बिना चांद का आसमान देखना बहुत पसंद था, क्योंकि बिना चांद वाली रात उसके लिए बहुत खास होती थी। चंदा जब खिड़की पर खड़ी थी तब उसकी परछाई उसके पीछे वाले दीवार पर पड़ रही थी। चंदा पीठ करके खड़ी थी, इसलिए चंदा के बस बाल और पैर ही उस परछाई में अच्छे से दिख रहे थे। और उस परछाई को देखकर ऐसा लग रहा था कि खिड़की पर कोई चुड़ैल खड़ी हो, जो रात को अपने लंबे लंबे बालों से किसी की जान लेने आई हो। चंदा ठंडी ठंडी हवा को महसूस करके खुश हो रही थी और वो अनुभव के बारे में सोच रही थी। काश अभी इस वक्त अनुभव मेरे साथ होता। मैं और अनुभव इस अमावस की काली रात की चादर ओढ़े एक दूसरे में समाये होते। चंदा खिड़की पर खड़े रहकर
हवा और आसमान का लुत्फ उठा ही रही थी, तभी उसे अपनी माँ की आवाज आई। वो आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। जितनी वो रात काली थी और बाहर जैसा दृश्य था, वैसा दृश्य से मिलता जुलता चंदा की माँ का चेहरा था। बहुत भयानक उसका चेहरा था और उससे भी कहीं कर्कश उसकी आवाज थी। उसकी कर्कश आवाज में माँ ने चंदा को चेतावनी दी। अगर जल्दी तुमने कुछ नहीं किया तो राजा वीर सिंह हम दोनों की पकड़ से बाहर हो जाएगा। चंदा माँ को चिढ़कर बोली। क्यों माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने देखा नहीं मैंने कैसे मीरा से उसका प्यार छीन लिया? तो मेरे लिए बहुत आसान है भैया को उसे छीन लेना और फिर दोनों से उसकी जान छीन लेना। एक एक करके मैं सबसे सब कुछ छीन लूंगी। चंदा की माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। देखो, हमें अभी बहुत शातिर होना पड़ेगा क्योंकि हमारे सभी तरफ दुश्मन हैं और हमें किसी भी तरह से सारी चीजें अपने ही वश में रखनी है। चंदा आज अलग ही मिजाज में थी। क्यों माँ, आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है क्या? आपने देखा नहीं मैंने कैसे सबको अपनी उंगली पर नचा रखा है? और आप देखना, इस महल ही नहीं, इस पूरी धरती पे हमारा ही राज होगा। देखो चंदा, इन सब से कुछ नहीं होगा। अभी भी मौका है। तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा तमाशा करना होगा जो हमारे मकसद को कामयाब करेगा, क्योंकि अब हमारे दुश्मन इस महल में बढ़ चुके हैं। तो जो भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा। ये कहकर चंदा की माँ आईने से गायब हो गई। यहाँ मीरा और अजिंक्य बहस कर रहे थे। अजिंक्य था जो मीरा की हर बात को झुठलाकर बस उससे बहस कर रहा था। उनकी आवाज कमरे से बाहर भी जा रही थी और उन दोनों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वहीं मीरा के बगल वाले कमरे में सो रहे वीर सिंह को आधी रात में एक पुरुष की आवाज आ रही थी। वीर सिंह ने गौर से सुना। यह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मीरा के कमरे से आती देख वीर सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया था। इससे पहले वीर सिंह ने अपने आप को कभी इतना मजबूर महसूस नहीं किया था जितना अभी कर रहा था, क्योंकि पैर टूटने के कारण वो खुद से मीरा के कमरे में जाकर देख नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके कमरे में आधी रात को कौन था। यहाँ मीरा और अजिंक्य एक दूसरे से झगड़ने में इतने व्यस्त थे और दूसरी तरफ राजा वीर सिंह किसी भी तरह मीरा के कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मीरा और अजिंक्य के बहस में मीरा अजिंक्य को कह बैठी, अरे थारे को क्या मालूम किसी के भावनाओं के बारे में? कभी इंसान तो कभी जानवर, कभी कुछ बन जाते हो, दर दर की ठोकरें खाते फिरते हो। ये बात सुनकर अजिंक्य 2 मिनट के लिए एकदम से चुप हो गया, जैसे कि उसे ये बात बहुत चुभ गई थी। अजिंक्य को चुप और गंभीर देखकर मीरा को एहसास हुआ कि उसने अजिंक्य के दिल को चोट पहुंचाई थी। मीरा इसी वक्त अजिंक्य से माफी मांगना चाहती थी। कभी किसी से नहीं डरने वाली बेबाक मीरा किसी के लिए बहुत बुरा महसूस कर रही थी। मीरा की शक्ल को देखकर अजिंक्य उस पर हंसने लगा। जैसे मैं ना इंसान हूँ ना जानवर हूँ, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। वैसे ही मेरी कोई भावना भी नहीं। सच ही कह रही हो मीरा, लेकिन तुम तो ऐसे दोषी की तरह बन गई हो जैसे कि तुमने कोई गुनाह किया हो। अजिंक्य फिर से हंसने लगा था। उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज राजा वीर सिंह के कमरे तक जा रही थी। अभी अपने बिस्तर पर बैठे बैठे वीर सिंह के मन में बहुत सारी बातें आ गई थी कि ये लड़का कहीं अनुभव तो नहीं था। उसके मन में बहुत ऐसे सवाल उठ रहे थे जिसकी वजह से उसका मन बेचैन हो गया था। वो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठकर नहीं देख पा रहा था। राजा वीर सिंह के मन में जैसे सवालों के तूफान उठ रहे थे। वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया और मीरा को जोर से आवाज दी। मीरा को राजा वीर सिंह की छड़ी की मदद से चलकर आने की आवाज मिल चुकी थी। रात के सन्नाटे में छड़ी की ठक ठक की आवाज गूंज रही थी और मीरा अजिंक्य को कुछ कहे उससे पहले ही बाहर के दरवाजे पर राजा वीर सिंह खड़ा था। वो जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए मीरा के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। क्या होगा जब वीर सिंह आधी रात को अजिंक्य को मीरा के कमरे में देखेगा? क्या होगा जब तंत्रा और अंबा का सामना बाबा वत्सल के दृश्य जीवों से होगा?
खड़े हुए वीर सिंह पर गई और वीर सिंह को दरवाजे पर खड़े देख मीरा पहले तो घबरा गई, पर मीरा खुद को समझा के सोने का नाटक करने लगी थी। मीरा अपने आप से मन में ही कह रही थी, राजा वीर सिंह सतर्क रहने वालों में से है। महल में कुछ भी हो, इसे जरूर पता चल जाता है। भले ही शरीर की 2 हड्डियां टूटी हुई क्यों ना हो, पर इतनी गहरी नींद में भी इसे पता चल गया कि मारे कमरे में कोई आया था। मीरा को गहरी नींद में सोते देखकर राजा वीर सिंह धीरे धीरे कमरे के अंदर आ गया और अपनी नजर से पूरे कमरे की तलाशी ले ली। राजा वीर सिंह के मन में अभी भी प्रश्न था कि कोई तो था इस कमरे में जिससे मीरा हंस हंस कर बात कर रही थी। राजा वीर सिंह अपनी नजर पूरे कमरे में 2-3 बार घुमा चुका था, फिर भी उसके दिल को तसल्ली नहीं मिली थी। तभी कोई बिल्ली अचानक से खिड़की से कूदकर बाहर की ओर भागी। मीरा समझ गई कि वो अजिंक्य ही हो सकता था। उसने राहत की सांस ली। राजा वीर सिंह सोई हुई मीरा को देख रहा था और उसे भी महसूस हो रहा था कि अभी भी राजा वीर सिंह के दिल को भरोसा नहीं हुआ था। राजा लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। मीरा के कमरे से बाहर आते ही उसने जोर से सिपाहियों के लिए आवाज लगाई। महल के 10-12 सिपाही दौड़कर राजा के सामने आकर खड़े हो गए थे। राजा ने उनको हुक्म दिया, मीरा के कमरे के बाहर खास पहरेदारी रखो। अगर उसके साथ कोई भी ऊंच नीच हो गई तो तुम में से किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमावस की बड़ी रात के बाद सुनहरी सुबह हो गई थी और इस सुनहरी सुबह के साथ महल में एक हंगामा सा मच गया और ये हंगामा कहीं और नहीं बल्कि राजा वीर सिंह के कमरे में ही हो रहा था। राजा वीर सिंह ने उसके कमरे की हालत ऐसे कर दी थी कि पूरा कमरा तहस नहस हो गया था। सारे बिस्तर पर से जो तकिए थे वो उन्हें जमीन पर फेंक दिए थे और तो और जो नाश्ता उसके कमरे में आया था वो भी उसने जमीन पर फेंक दिया था। राजा वीर सिंह इतने गुस्से में था कि कोई भी अंग रक्षक राजा के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब राजा के कमरे के बाहर खड़े रहकर बस अपने आप से बात कर रहे थे कि आखिरकार राजा को हुआ क्या था और वो इतना क्यों भड़क रहा था। राजा वीर सिंह जोर जोर से चिल्लाकर भड़क कर कह रहा था, कोई अंगरक्षक किसी काम का नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि राजा मैं हूं या ये लोग। कोई भी कहां से भी आते हैं, कहीं भी घुस जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा महल नहीं बचेगा। उसे चंदा और मीरा दोनों की मनमानी को लेकर गुस्सा था। अभी ये सब इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने पैर में बंधी पट्टी भी खोल दी थी और बहुत गुस्सा होकर खुद से ही बोला, सब लोग मुझे निकम्मा समझ रहे हैं। कुछ दिन से बिस्तर में क्या लेट गया तो मेरी शक्ति भूल गए हैं, पर अब नहीं, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं एक राजा हूं, ऐसे बिस्तर पर बैठे बैठे मैं अपना राज्य नहीं चला सकता। अब मुझे कितना भी दर्द क्यों ना, मैं अपने आप के लिए खड़ा होऊंगा। राजा बिस्तर से बाहर उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वो जैसे तैसे करके बिस्तर से बाहर आकर खड़ा हो गया था और उसका संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर गिरने ही वाला था। तभी उसी वक्त मीरा कमरे में आ गई थी और उसने राजा को संभाल लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। मीरा को अन्न का अपमान होता देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था और कमरे की हालत देखते हुए भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पर अपने गुस्से को काबू कर मीरा ने राजा वीर सिंह को पूछा, आखिर थारे गुस्से की क्या वजह है? थारे को क्यों सुबह से इतना गुस्सा आ रहा है? वैद्य को बुलवा भेजते अगर कोई तकलीफ ही थी। इसी बात पर राजा ने मीरा से कहा, मुझे अभी किसी से कुछ बात नहीं करनी है। सब यहाँ अपनी मर्जी चलाते हैं और सब शायद भूल गए कि यहाँ का राजा मैं हूँ। बस सबको याद दिलाना है। मीरा ने राजा से कुछ नहीं कहा और वो कमरे से चली गई, क्योंकि मीरा को वीर सिंह के गुस्से का कारण पता था। वो अब तक रात वाली घटना नहीं भूला था। उसे अब भी शक था कि उसके कमरे में कोई ना कोई था जरूर। थोड़ी देर के बाद ही मीरा वहां से चली गई और तभी वीर सिंह ने हुक्म किया, सैनिक जाओ और उस हरामखोर अनुभव को ढूंढकर मेरे सामने पेश करो। आज उसकी हेकड़ी मैं निकालता हूं। आज उसका वो हश्र करूंगा कि उसके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। जाओ जल्दी करो, उसे घसीटते हुए लेकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। सैनिक बड़ी ही फुर्ती से वहां से निकला
और थोड़ी ही देर में अनुभव को धक्का मारते हुए वीर सिंह के सामने कर दिया। अब बारी राजा वीर सिंह की थी। मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कह सकता हूँ कि तू बड़े ही चालू किस्म का आदमी है। मुझे पहले दिन ही अंदाजा हो गया था कि तू जैसा बाहर से दिखता है वैसा अंदर से बिल्कुल ही नहीं है। मेरी नाक के नीचे जो तू ये आंख में चौली खेल रहा है ना, तुझे इसकी कीमत एक दिन अपने खून से चुकानी होगी। अनुभव अब भी वैसे ही सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर वीर सिंह की बातों की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी। राजा वीर सिंह और भी झुंझला उठा। चल यहाँ आ और मेरे पांव दबा। देख क्या रहा है अनुभव, चल शुरू हो जा। अनुभव ने धीमे धीमे वीर सिंह के पांव दबाना शुरू किया। राजा वीर सिंह ने उसे और जोर से दबाने का इशारा किया। अनुभव थोड़ा और जोर से उसका पांव दबाने लगा। तभी वीर सिंह बोला, तेल की डिब्बी ले और मालिश कर। बहरा हो गया है क्या, या तू मेरा हुक्म नहीं मानना चाहता है? ये कहते कहते वीर सिंह ने अनुभव को जोर की लात मारी। अनुभव पलंग से दूर जा गिरा। जमीन से उसका सर टकराया और उसके होंठ और माथे से खून रीसने लगा। वीर सिंह ने अपनी छड़ी उठा ली। तू किसी काम का नहीं है निकम्मा, चल निकल जा अभी के अभी यहाँ से। अस्तबल में मेरे घोड़े को चारा खिलाना कल से तेरा काम होगा, और उसके बाद तू मेरी मालिश करेगा, समझा क्या? ये कहते कहते तक उसकी पीठ पर वीर सिंह 2-4 डंडे लगा चुका था। अनुभव अब राजा के कमरे से निकल तो आया था। चंदा के कमरे की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसके हाथ पांव कांप रहे थे। दर्द की टीस से कहीं ज्यादा टीस उसके कलेजे में उठ रही थी। ऊपर पहुंचते पहुंचते उसने दीवार में घूंसा मारा और पास ही बड़े फूल से गुलदस्ते को लात मारी कि गुलदस्ता टुकड़े टुकड़े हो गया। अपमान की आग में धधकता हुआ अनुभव सीधे चंदा के कमरे में घुसा। हमेशा की तरह चंदा के कमरे की खिड़की बंद थी और उस पर मोटे मोटे काले पर्दे डले हुए थे। खिड़की बंद होने के कारण दिन में भी चंदा के कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। चंदा अपने बिस्तर पर ऐसे बैठी थी कि वो किसी को आकर्षित करना चाहती थी। बैठे बैठे चंदा ने सोच लिया था कि आज वो अनुभव को वशीकरण से मुक्त कर देगी, क्योंकि एक बार अनुभव को आजाद करके देखना चाहती थी कि उसके प्रति अनुभव कैसा व्यवहार करेगा, और उसकी मानसिकता को भी परखना चाहती थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि वशीकरण के ज्यादा प्रभाव के कारण अनुभव के मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा था। चंदा को किसी के चलने की आवाज आई और चंदा अपने कमरे के दरवाजे की ओर देख रही थी, और चंदा को देखते ही बेधड़क अनुभव कमरे के अंदर चला आया। अनुभव को देखकर चंदा बहुत खुश थी। अनुभव अपना सर झुकाकर चंदा के सामने खड़ा था। अनुभव को देखकर लग रहा था कि अनुभव अभी भी उसके वश में था। चंदा ने अनुभव के पास जाकर कोई मंत्र पढ़ा, जिसका ताल्लुक था कि वो उसे वशीकरण से आजाद कर रही थी। उसी पल अनुभव, जो हमेशा अपना सर झुकाकर बात करता था, उसने एकदम से अपना सर ऊपर किया और चंदा के चेहरे के एकदम सामने गया था। चंदा और अनुभव के चेहरे के बीच हवा जितनी गुजरने की भी जगह नहीं थी। अनुभव चंदा के इतने पास था, उसके होंठ और चंदा के होंठ एक दूसरे को छू रहे थे, और चंदा को अनुभव की सांस अपने सांसों में घुलती हुई महसूस हो रही थी। चंदा ने अनुभव के होठों पे लगे खून को चूस लिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई आदमी चंदा की मर्जी के बिना उसके इतने पास आया था। चंदा हैरान थी, हालांकि वो चाहती भी तो यही थी। अनुभव ने चंदा को अपने आगोश में लेते हुए बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके बगल में बड़े ही हक से लेट गया। जैसे ही चंदा ने अनुभव की तरफ देखा, अनुभव ने चंदा को अपनी बाहों में लेते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया। अनुभव का रूप कुछ अलग था। इससे पहले अनुभव कभी ऐसा नहीं दिखा था। आज तो अनुभव का रवैया ही कुछ अलग सा लग रहा था। अनुभव को देखकर चंदा को ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई योद्धा किसी युद्ध को जीतकर अपने महल में वापस आ गया हो। चंदा मन ही मन खुद से कह रही थी कि शायद वशीकरण का असर अनुभव की मानसिकता पर हावी हो गया था, और चंदा को लग रहा था कि उससे कुछ ज्यादा ही अनुभव पर वशीकरण किया था, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहा था। चंदा को अनुभव का ऐसा छूना बहुत अच्छा लगने लगा था। अनुभव ने चंदा को एकदम से बहुत कस से पकड़ लिया, जिससे चंदा को दर्द होने लगा। अनुभव अपने होठों को चंदा के कान के पास लेकर गया
और फुसफुसाते हुए चंदा से कहा, इस महल में आने का मेरा मकसद कुछ और ही था, जो अभी भी है, पर कुछ वक्त के लिए मैं उस मकसद से बहक गया था, क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था और उसी पल अपने मन में सोच लिया था कि महल में राज करने से पहले मैं तुम पर राज करूंगा। तुम्हें ऐसा लगता था कि तुमने मुझ पर वशीकरण किया और अपना बना लिया, पर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे वशीकरण से कभी सम्मोहित हुआ ही नहीं था। तंत्रा के दिए हुए सिद्ध की वजह से तुम मुझे कभी अपने नियंत्रण में कर ही नहीं पाई। आज तक जो तुम मुझे देखती आ रही थी, वो दरअसल मैं था ही नहीं, पर आज से तुम मेरा अलग ही रूप देखोगी। अनुभव ने चंदा को कसकर इतनी जोर से पकड़ा था। उस दर्द में भी ये बातें सुनकर चंदा को बहुत खुशी मिल रही थी और खुशी के साथ साथ वो बहुत आश्चर्यचकित भी हो रही थी। अनुभव के ऊपर ऐसा सुरूर चढ़ा था, ऐसी मस्ती चढ़ी थी कि चाहते हुए भी वो चंदा को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। चंदा के होंठ खुलने से पहले ही हर बार अनुभव के होंठों ने उसके होंठ सिल दिए। अपनी ही बेखुदी में अनुभव अपने दिल की तमाम बातें चंदा को बताए जा रहा था। चंदा के लिए अनुभव का ये रूप किसी अजूबे की तरह था। वो जितनी बार अनुभव को देखती थी, उतनी ही बार आश्चर्य के सागर में गोते लगा रही थी। आज अनुभव चंदा के ऊपर हावी था, जो चंदा को भी पसंद आ रहा था। अब अनुभव ने चंदा के जिस्म से खेलना शुरू कर दिया था। आज चंदा ने खुद को निर्वस्त्र नहीं किया, बल्कि एक एक करके अनुभव उसके और खुद के कपड़े उतारता गया। अनुभव अपने ही सुर में बोलता भी गया, बहुत कर ली इस महल की गुलामी, अब वक्त आ गया है इस महल में राज करने का, और इसी इरादे से मैं इस महल में आया था। सबको लगता था कि मैं मीरा के लिए पागल था, पर ऐसा नहीं है। मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही मैं तुम्हारे लिए पागल था। मैंने इतनी बातें सुनी, इतने इल्जाम मुझ पर लगे, पर मुझे मेरे प्यार पर पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन मुझे मेरा प्यार मिलेगा, और वो प्यार हो तुम। साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। आज से तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। हाँ चंदा, मैं तुम्हारे मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मीरा को एक और दुश्मन मिल चुका था, जिससे वो अब तक अनजान थी। क्या अनुभव मीरा को नुकसान पहुंचाएगा? चंदा को अनुभव के रूप में ऐसा साथी मिल गया था जो उसका मददगार बनेगा। क्या अनुभव चंदा के इरादों का साथ देगा? लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।